डोडो टीवी। रात के 9 बज रहे थे। गांव के कुछ लोग अर्थी पर रखी एक लाश को कंधा दिए सड़क के किनारे किनारे चलते हुए शमशान घाट की तरफ बढ़ रहे थे। राम नाम का जाप करते हुए सभी लोग एक दिशा में बढ़ते ही जा रहे थे। उनकी आंखें आंसुओं से नम थी। शायद वो सबका प्रिय रहा होगा जिसने इस दुनिया को छोड़कर किसी और दुनिया से अपना नाता जोड़ लिया हो। पर उन सब दुखी लोगों के बीच सबसे पीछे चल रहे सुदीप को तो जैसे किसी डर के साए ने घेर रखा था। उसके कारण उसका चेहरा पसीने से भीग रहा था। वो घबराकर कभी अपने दाएं देखता तो कभी अपने बाएं, मानो कोई उसे हर तरफ से आवाज दे रहा हो। तभी चलते चलते अचानक उसके पांव थम गए। उसने कुछ ऐसा देखा कि डर के कारण उसके हाथ पैर कांपने लगे। गांव वाले अर्थी लेकर आगे निकल गए, पर सुदीप वहीं खड़ा रहा। उसकी नजर थोड़ी दूर पर एक मील के पत्थर पर थी, जिसके ऊपर एक 12 साल की छोटी बच्ची बैठी हुई थी। वो बच्ची मुस्कुराती हुई लगातार सुदीप को ही घूरे जा रही थी। सुदीप भी अपनी आंखें उस बच्ची से हटा नहीं पा रहा था। इतने में आगे निकल गए गांव वालों में से अशोक नाम का एक आदमी भागता हुआ सुदीप के पास आया। सुदीप, तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? वहां श्मशान घाट में तेरे भैया तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल जल्दी। अशोक, वो देख, आरती उस मील के पत्थर पर बैठी मुझे घूर रही है। सुदीप के कहने पर अशोक ने मील के पत्थर की तरफ देखा, पर उसे वहां कोई नजर नहीं आया। सुदीप, वहां तो कोई भी नहीं है। अरे हो सकता है आरती हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई हो, पर तू उसे देखकर इतना डर क्यों रहा है? तू चल मेरे साथ, तेरे भैया तेरी राह देख रहे होंगे। अशोक सुदीप को साथ लेकर शमशान घाट में पहुंचा, जहां पर सुदीप का बड़ा भाई प्रदीप अपनी मृत पत्नी गंगा की चिता को अग्नि दे रहा था। सुदीप भी प्रदीप की बगल में जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में चिता जलकर राख हो गई। इतने में वहां खड़े तांत्रिक ने चिता के सामने कुछ मंत्रों का जाप किया। फिर उस चिता की अस्थियां एक कलश में भरकर प्रदीप को देते हुए कहा, बेटा, अंतिम संस्कार की विधि अब पूरी हो चुकी है। तुम ये अस्थियां अपने साथ ले जाओ, और सभी लोग एक बात का ध्यान रखना कि यहां से जाते वक्त कोई भी शमशान घाट की तरफ मुड़कर ना देखे। ये सुनकर सभी लोग शमशान घाट से वापस जाने लगे। तभी सुदीप के पीछे से किसी औरत ने उसका नाम पुकारा। वो आवाज सुनकर सुदीप एकाएक वहीं रुक गया। सुदीप ये सुनकर पीछे पलटने ही वाला था कि तभी उसे तांत्रिक की कही बात याद आ गई। नहीं, बाबा ने कहा था कि पीछे नहीं देखना है, मुझे बस आगे चलते रहना चाहिए। सुदीप ये सोचकर आगे बढ़ने लगा था कि तभी उसके पीछे एक भयानक हाथ ने अपने धारदार पंजे उसकी पीठ पर चुबो दिए। सुदीप दर्द से कराह उठा और पीछे मुड़ गया। पीछे देखकर उसके तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि एक भयानक चुड़ैल जिसके सिर पर खंजर घुसा हुआ था, वो चुड़ैल चिता पर लेटे सुदीप की लाश को जला रही थी। उसे देखकर सुदीप डर के मारे कांप उठा। इतने में वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। उसकी भयानक हंसी पूरे शमशान घाट में गूंजने लगी। सुदीप तुरंत वहां से भागा और सीधा अपने घर पहुंचा। भैया, भैया, शमशान घाट पर किसी ने मुझ पर हमला किया। देखिए, मुझे पीछे से किसी ने अपने नाखूनों से नोचा। प्रदीप ने जब सुदीप के पीछे देखा तो उसकी पीठ पर से चोट के निशान गायब हो चुके थे। लेकिन सुदीप, तुम्हारी पीठ पर तो कोई घाव नहीं है। ये सब तुम्हारा भ्रम होगा। अच्छा, अब अंदर जाओ और आरती का ख्याल रखना। मैं जरा बाहर जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है।
सुदीप घबराया हुआ अंदर गया और देखा कि आरती अंदर सोफे पर बैठी अपनी गुड़िया से खेल रही थी। तभी सुदीप ने जोर से चिल्लाकर आरती से पूछा, कौन है तू? मुझे पता है तू आरती नहीं है। बता कौन है तू और यहाँ क्या लेने आई है? चाचू, आप मुझे भूल गए क्या? मैं आपकी भतीजी आरती ही तो हूँ। नहीं, तू आरती नहीं हो सकती, क्योंकि आरती तो मर चुकी है। उसे तो मैंने ही अपने हाथों से मारकर अपने खेत में दफनाया था। सुदीप के ये बोलते ही आरती अपने भूतिया रूप में आ गई। उसके गर्दन में कटने का निशान उभर आया, जिस पर से लगातार खून टपक रहा था और उसका चेहरा इतना भयानक हो गया कि उसे देखकर सुदीप की रूह कांप उठी। सुदीप डर के मारे पीछे हटने लगा। क्यों चाचू, अपनी भतीजी को कंधे में नहीं उठाओगे? देखो, मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहो मुझसे। ये कहता हुआ सुदीप अपनी पूरी तेजी के साथ वहां से भागा और सीधा शमशान घाट वाले तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा। बाबा शमशान घाट के बीचों बीच एक सफेद घेरे के अंदर बैठे तपस्या कर रहे थे। सुदीप भी उस घेरे के अंदर आ गया और बाबा के पैरों को पकड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगा। बाबा, मुझे बचा लीजिए बाबा, वो आत्माएं मुझे मार डालेगी। सुदीप की आवाज सुनकर बाबा ध्यान मुद्रा से बाहर आ गए और सुदीप से बोले, घबरा मत बालक, तू सफेद घेरे के अंदर है। यहाँ पर कितनी भी शक्तिशाली आत्मा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन मुझे एक बात बता कि उन आत्माओं से तेरी क्या दुश्मनी है, क्योंकि कोई भी आत्मा बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बता, तूने क्या किया है? बाबा, वो आत्माएं और कोई नहीं बल्कि मेरी भाभी और भतीजी आरती हैं। क्या? लेकिन वो दोनों तुम्हें क्यों मारना चाहती हैं? बाबा, क्योंकि मुझ पर बहुत सारा कर्ज चढ़ गया था और कर्ज चुकाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए एक दिन मैंने अपने भैया की तिजोरी में रखे सारे पैसे और गहने चोरी कर लिए। पर मेरी भाभी गंगा ने मुझे चोरी करते हुए देख लिया। वो मुझे पुलिस में पकड़वाने की धमकी देने लगी। इसलिए मैंने उसके सिर पर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। क्या? लेकिन आरती की मौत कैसे हुई? जब मैं अपनी भाभी की हत्या कर रहा था तब मेरी भतीजी आरती ने मुझे देख लिया, इसलिए मुझे उसे भी मारना पड़ा। मैंने उसका गला काटकर उसे अपने खेत में दफन कर दिया। क्या? तूने इतना बड़ा पाप कर दिया? लेकिन तेरे भाई को यह बात पता कैसे नहीं चली? बाबा, क्योंकि जब मैं घर पहुंचा तो भाभी की लाश देखकर भैया सदमे में आ गए थे। जब उन्होंने मुझसे आरती के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें झूठ बोल दिया कि भाभी के कहने पर ही मैं आरती को उसकी नानी माँ के घर ले गया था। पर मेरी गैर हाजिरी में शायद किसी चोर ने चोरी करने के इरादे से भाभी का खून कर दिया होगा। उस वक्त तिजोरी को खुला देखकर भैया ने मेरे झूठ पर यकीन कर लिया। सुदीप की बात सुनकर बाबा क्रोधित हो उठे। मूर्ख इंसान, तूने 2 मासूम लोगों की हत्या कर दी और अब मेरे पास मदद की उम्मीद लेकर आया है। बाबा, आरती और गंगा आत्मा बनकर लौटेंगी इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। बाबा, मेरी मदद कीजिए। देखिए, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, उनमें से आधे पैसे मैं आपको दे दूंगा। बस आप किसी भी तरह मेरी जान बचा लीजिए। पैसों की बात सुनकर तांत्रिक बाबा भी लालच में आ गए। ठीक है, लेकिन अपना वादा भूलना नहीं और भूल कर भी इस सफेद घेरे से बाहर मत निकलना। मैं अभी एक मंत्र पढ़ूंगा जिससे वो दोनों आत्माएं यहाँ प्रकट हो जाएंगी। फिर मैं अपनी दिव्य शक्तियों से उन्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। ये कहकर बाबा ने मंत्र बोलना शुरू किया। उनके मंत्र बोलते ही गंगा और आरती की आत्मा वहां प्रकट हो गई। ऐ चुड़ैल, तू अभी के अभी अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जा। इस बालक का पीछा छोड़ दे
वरना मैं तुझे अपनी शक्तियों से जलाकर भस्म कर दूंगा। अरे ओ लालची तांत्रिक, तू पैसों के लालच में आकर इस दुष्ट हत्यारे की मदद कर रहा है, लेकिन तू कितनी भी कोशिश कर ले, इसे बचा नहीं पाएगा। ये कहकर चुड़ैल सुदीप की तरफ बढ़ी, पर वो जैसे ही सफेद घेरे के पास पहुंची, उस सफेद घेरे से एक शक्ति निकली जिसने चुड़ैल के पैरों को झुलसा दिया। चुड़ैल तुरंत पीछे हट गई। चुड़ैल, तूने मेरी बात नहीं मानी ना? अब देख मैं कैसे तुम दोनों को अपनी शक्ति से भस्म करता हूँ। ये कहकर बाबा ने चुड़ैल पर एक मंत्र फूंका, जिससे दोनों चुड़ैलों का शरीर एक मोटी रस्सी से बंध गया। फिर वो रस्सी उन्हें जलाने लगी। ये देखकर सुदीप ने सोचा, अब तो बाबा उन चुड़ैलों को खत्म कर देंगे। अगर मैं अभी यहाँ से भाग जाऊं तो मुझे बाबा के साथ पैसों का बंटवारा भी नहीं करना पड़ेगा और मेरी जान भी बच जाएगी। ये सोचकर सुदीप भागने लगा। तभी बाबा उसे रोकते हुए बोले, रुक जाओ सुदीप, अगर तुम इस सफेद घेरे से बाहर निकले तो मेरी शक्तियों का असर खत्म हो जाएगा और हम दोनों मारे जाएंगे। पर सुदीप बाबा की बात सुनकर भी सफेद घेरे से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही चुड़ैल बाबा के शिकंजे से आजाद हो गई और बाबा के पास जाकर उसके शरीर को अपने धारदार पंजों से चीर कर रख दिया। ये देख सुदीप डर के मारे भागने लगा। वो भागता हुआ अपने घर पहुंचा और अपने भाई प्रदीप को सब सच बताकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। इतने में दोनों चुड़ैल वहां पहुंच गई। उन्हें देख सुदीप प्रदीप के पीछे छिप गया। प्रदीप, सामने से हट जाओ। तुम्हारे भाई ने मेरी और तुम्हारी बेटी की जान ली है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं गंगा, मैं मानता हूँ कि सुदीप ने हत्या जैसा बड़ा पाप किया है, पर तुम इसे मारकर पाप की भागीदार मत बनो। मैं वादा करता हूँ कि इसे कानून से सजा जरूर दिलवाऊंगा। प्रदीप ये बोल ही रहा था कि तभी आरती की आत्मा उड़कर सुदीप के कंधे पर चढ़ गई और उसके सर को उसके धड़ से उखाड़कर दूर फेंक दिया। सुदीप तड़प तड़प कर वहीं मर गया। प्रदीप, इस दरिंदे की यही सजा थी। अब हमारा बदला पूरा हो गया है। हमें अब मुक्ति मिल जाएगी। तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर दोनों माँ बेटी वहां से हमेशा के लिए गायब हो गई। प्रदीप वहीं बैठ रोता रहा। राजन का राजस्थान के छोटे से शहर में नया नया ट्रांसफर हुआ था। वो बिजली विभाग में काम करता था। इससे पहले वो जयपुर में था और उसकी माँ और बीवी जयपुर में ही रहते थे। अब ट्रांसफर के बाद वो अकेला ही आया था और काफी मुशक्कत के बाद उसको किराए पर एक घर भी मिल गया था। पर प्रॉपर्टी डीलर ने जो उसको बताया उस पर उसको भरोसा नहीं हुआ। अरे वाह, कितना बड़ा घर है ये, और सुंदर भी है। हाँ, बड़ा तो काफी है और जंगल के करीब है। लोग बोलते हैं कि यहाँ किसी भूत प्रेत का साया है। राजन ये सुनकर हंसने लगता है। अरे दिलावर जी, आप भी कहाँ ये सब बातें कर रहे हैं? चलिए चाबी दीजिए घर की। दिलावर घर की चाबियां राजन को दे देता है। राजन घर देखकर बहुत खुश था। वो छत पर जाकर देखता है कि यहाँ से जंगल कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तभी उसकी नजर ठीक सामने वाले घर पर पड़ती है। वो देखता है उस पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ है। वो अपनी पत्नी निधि को फोन करता है और बताता है कि उसने घर ले लिया है। निधि और माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। निधि उसको बताती है कि वो बस 2 दिन बाद ही उसके पास आ जाएंगे और उसको ट्रेन का टिकट कराने को बोलती है। वो पूरा दिन छत पे खड़े खड़े आसपास का सुंदर नजारा देखता है। शाम हो जाती है और उसकी नजर दोबारा सामने वाले घर पर पड़ती है। उसको खिड़की में एक परछाई नजर आती है। वो ध्यान से देखता है पर कुछ साफ नजर नहीं आता। वो सोचने लगता है कि अभी तक तो इस घर पे ताला लटका हुआ था,
फिर अचानक कौन आ गया? वो ये ख्याल दिमाग से निकालता है और समय देखता है। रात के 9 बज चुके थे। उसे ध्यान आता है कि घर पे कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है। उसे बाहर से ही खाना होगा। वो बाहर जाने के लिए जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरता है, दरवाजे पर खटखटाहट होती है। वो दरवाजा खोलता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। एक बेहद सुंदर औरत उसके सामने खड़ी थी, लंबे बाल। वो खिलखिला कर कहती है, हेलो, माय नेम इज माया। हाय, मैं राजन हूँ। जी, मैं आपके सामने वाले घर में रहती हूँ। मुझे पता चला कि आप आज ही शिफ्ट हुए हैं, तो मैं आपके लिए खाना लेकर आ गई। इतनी तकलीफ क्यों की भला आपने? इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप हमारे पड़ोसी हैं, इतना तो बनता है। माया खाना देकर वापस चली जाती है। राजन खाना खाते वक्त सोचता है कि अगर ये औरत सुबह से यहाँ थी ही नहीं तो इसे कैसे पता कि मैं अकेले ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। खैर, बढ़िया खाने के सामने ये सवाल वो भूल जाता है और सोने चला जाता है। रात के ठीक 12 बजे कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। वो गहरी नींद से जागता है और सोचता है कि भला इस समय कौन होगा। वो दरवाजा खोलता है और सामने माया को खड़े देख चौंक जाता है। माया जी, आप इस समय? हाँ, वो मैं आपसे बर्तन लेना भूल गई थी। राजन उसको बर्तन वापस करता है और वापस सोने चला जाता है। पर अब उसकी आंखों में नींद कहाँ? भला रात के 12 बजे क्यों कोई औरत किसी पराये मर्द के घर आएगी? इन्हीं सवालों के बीच वो न जाने कब सो जाता है और सुबह उठकर ऑफिस भी निकल जाता है। ऑफिस से ही वो निधि को फोन करता है। निधि, कल सुबह की ट्रेन है। टिकट मैंने मेल कर दिया है तुम्हें। हाँ, मैंने देख लिया है। राजन बहुत खुश था कि कल निधि और माँ आ जाएंगे और उसका परिवार पूरा हो जाएगा। वो रात को ऑफिस से निकलकर अपने घर के पास पहुंचने ही वाला था कि उसे एक 19-20 साल की लड़की दिखाई देती है। वो उसके पास आकर बोलती है, आप यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं ना? हाँ। मैं भी यहाँ रहती हूँ अपनी मम्मी पापा के साथ। मेरा नाम पीहू है। राजन सोचने लगता है कि यहाँ आसपास तो उसके और माया के अलावा कोई नहीं रहता। फिर ये कौन है? मैं जाती हूँ अब, आपसे बाद में मिलूंगी। पीहू वहाँ से चली जाती है और राजन सोचने लगता है कि आखिर ये लड़की कौन थी। वो अपने घर जाकर आराम करने लगता है और ऑफिस की थकान के कारण उसकी आंख लग जाती है। रात में ठीक 12 बजे फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। राजन की आंख खुल जाती है, पर अब वो थोड़ा थोड़ा डरने लगता है। वो पूछता है, कौन है? कोई आवाज नहीं आती। वो दरवाजा खोलता है। उसके सामने माया खड़ी थी। अरे, आप डर क्यों गए? माया, आप इस समय? मैं आपको ये बताने आई हूँ कि रात में बाहर मत निकलना। यहाँ एक पिशाचनी घूमती है, उससे बचकर रहना, वरना वो आपको छोड़ेगी नहीं। राजन डर के मारे कांपने लगता है। पर आप इस समय क्यों बाहर निकली? मुझे डर नहीं लगता उससे। ये बोलकर माया वहां से चली जाती है और राजन किसी तरह नींद के आने का इंतजार करने लगता है। और जैसे ही उसकी आंख लगती है, दरवाजे पर फिर से किसी की आहट होती है। वो घबरा कर उठ खड़ा होता है, धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है और पूछता है, कौन है? मैं हूँ पीहू, प्लीज जल्दी दरवाजा खोलो। राजन दरवाजा खोलता है और सामने पीहू खड़ी होती है।
मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि इस इलाके में रात में बाहर मत निकलना। यहाँ एक पिशाचनी रहती है जो किसी का भी रूप ले सकती है। ये बात बोलकर वो चली जाती है, पर अब राजन की आंखों से नींद कोसों मील दूर थी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या छलावा। पता नहीं वो रात के किस पहर में सो जाता है और सीधा सुबह 11 बजे उसकी आंख खुलती है। वो ऑफिस में फोन करके तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी की रिक्वेस्ट करता है और शाम के ठीक 8 बजे निधि और माँ को लेने स्टेशन पहुंच जाता है। राजन उन दोनों को लेकर घर पहुंच जाता है। निधि और माँ कपड़े चेंज करने कमरे में अंदर चली जाती हैं। राजन सोचता है कि क्या उसे निधि और माँ को बता देना चाहिए कि उसके साथ पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा है, पर फिर वो सोचता है कि अभी तो ये लोग आए हैं, फालतू में परेशान नहीं करना चाहिए। निधि कपड़े बदलकर बाहर आ जाती है। वो बेहद सुंदर लग रही थी। राजन उसको देखकर उसको गले लगा लेता है, पर जैसे ही वो गले लगाने के बाद उसको देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जिसको वो निधि समझ रहा था वो निधि नहीं थी, वो तो पीहू थी। पर राजन सोचता है कि वो पीहू कैसे हो सकती है। पीहू तुम? तभी माँ बाहर आती है और इससे पहले राजन उनको कुछ बता पाए, वो देखता है कि माँ भी पीहू का रूप ले लेती है और दोनों एक दूसरे के अंदर समा जाती हैं। पीहू जोर जोर से हंसने लगती है और एक डरावनी पिशाचनी का रूप ले लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में रहने की? ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मैं रहती हूँ। राजन डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और पिशाचनी राजन को हवा में उठा लेती है। राजन रोने लगता है। प्लीज मुझे छोड़ दो। वो राजन को नीचे जमीन पर छोड़ देती है। उसको बहुत चोट लगती है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो राजन पर अपनी शक्ति छोड़ती है, पर ये क्या, उसकी शक्ति को कोई रोक लेता है। राजन देखकर हैरान हो जाता है। माया तुम? माया ठीक राजन के सामने खड़ी थी और उसके हाथ में 2 दुर्गा माँ की मूर्तियां थीं। उसकी वजह से पिशाचनी की शक्ति का उस पर कोई असर नहीं होता। वो एक मूर्ति राजन को दे देती है। राजन मूर्ति लेकर खड़ा हो जाता है। पिशाचनी बार बार अपनी शक्ति उन दोनों पर डालती है, पर उसका कोई असर नहीं होता। आखिरकार वो वहां से गायब हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बचा लिया। मुझे तो लगा था कि अब ये कभी नहीं आएगी। मैंने 5 साल पहले ही देवी माँ के त्रिशूल से इसको भस्म कर दिया था। दरअसल कुछ सालों पहले मैंने ही अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए इसी घर में पिशाचनी को प्रसन्न किया था, पर आखिरी दिन मेरी तपस्या बीच में ही टूट गई और इस पिशाचनी ने मुझ पर ही हमला कर दिया। उस समय मेरे पास ये देवी माँ की मूर्ति थी जिससे मैं बच गई और मैंने इसको भस्म कर दिया, पर ये पिशाचनी अब फिर से वापस आ गई। मैं इसको जल्द ही हमेशा के लिए यहाँ से भगा दूंगी। फिलहाल आपका यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। इतने भयानक अनुभव के बाद अगली सुबह ही राजन उस घर से निकल जाता है और ऑफिस जाकर अपना तबादला फिर से जयपुर करवा लेता है और फिर वापस लौटकर कभी वहां नहीं आता। राकेश की मीटिंग खत्म हुई और वो बिल्डिंग के थोड़ा बाहर जाकर टैक्सी का इंतजार करने लगा। तभी उसकी वाइफ का फोन आया। हाँ आशा, मैं बस टैक्सी का ही वेट कर रहा हूँ। एक तो ये बिल्डिंग इतनी आउटस्कर्ट्स में है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला जल्दी। जैसे ही मुझे ऑटो या टैक्सी मिलती है मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ओफो,
इतनी देर हो गई, कुछ भी नहीं मिला अब तक। एक तो इतना सुनसान रास्ता है, पता नहीं यहाँ लोग रात में कैसे आते जाते हैं। बहुत देर बाद राकेश ने एक ऑटो को आते हुए देखा, लेकिन जब उसने रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, रुको रुको। ऑटो उसके सामने से तेजी से गुजर गया। पता नहीं कैसे लोग हैं। कुछ देर बाद उसे टैक्सी आती हुई दिखाई दी। राकेश ने फिर से हाथ देकर उसे रोकने की कोशिश की। रुकिए रुकिए प्लीज। पता नहीं मैं आज कैसे पहुंच पाऊंगा। एक तो यहां वैसे भी कोई नहीं दिख रहा, और जो आता भी है वो रुकता ही नहीं। राकेश थोड़ा परेशान हो गया। जब उसे वहां खड़े हुए बहुत देर हो गई तो उसने फिर से आशा को फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। कुछ देर बाद उसे एक बस आते हुए दिखाई दी। वो थोड़ा सा खुश हुआ। शायद ये बस रुक जाए, कोशिश करके देखता हूं। इस बार वो हाथ दिखाकर जोर से आवाज देता है, रोको रोको, बस को रोको। बस बहुत तेजी से उसके आगे से निकली और वो थोड़ा डर गया। उसने तेज आवाज में कहा, अरे भाई इतनी तेजी से क्यों जा रहे हो, मारोगे क्या? कुछ दूर जाकर बस रुकी। अंततः राकेश बस में चढ़ गया। राकेश ने देखा बस में बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं और कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। सब लोग बिल्कुल शांत बैठे हैं। बस फिर से बहुत तेजी से चलने लगी। राकेश ने ड्राइवर से कहा, अरे ड्राइवर साहब, बस को उड़ाना है क्या? थोड़ा धीरे चलो। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। अजीब है ये ड्राइवर, कोई जवाब भी नहीं दिया। राकेश ने कंडक्टर से कहा, बस क्लॉक टावर जाएगी ना? कंडक्टर ने सिर्फ सिर हिला दिया। ऐसा लगा मानो वो हाँ कह रहा है। ठीक है, मुझे क्लॉक टावर का एक टिकट दे दो। कंडक्टर ने राकेश को टिकट दिया। राकेश ने मन ही मन कहा, शहर से बाहर कितनी ठंड होती है। वो अपने हाथ बांधकर बैठ गया और गाना गुनगुनाने लगा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बस की स्पीड अब पहले से भी तेज हो गई। राकेश ने फिर से ड्राइवर से कहा, अरे ड्राइवर सुनो, थोड़ा धीरे चलाओ भाई। फिर से कोई जवाब नहीं। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जवाब देने में क्या तकलीफ है भाई? फिर से जवाब न मिलने पर राकेश ने अपने पीछे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से बात करने की कोशिश की। वो व्यक्ति खिड़की से बाहर देख रहा था। सुनिए भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? ये ड्राइवर बहुत तेज बस चला रहा है, आप भी कुछ कहिए। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला और बाहर देखता रहा। राकेश फिर से सोचने लगा, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? पता नहीं आज इतने अजीब लोग क्यों मिल रहे हैं। बस एक बार घर ठीक से पहुंच जाऊं। राकेश ने पीछे मुड़ के देखा कि सब शांत हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। सब दूर दूर बैठे हैं। एक बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा है। एक वृद्ध महिला अपना सिर पकड़कर बैठी हुई है। सबसे पीछे वाली सीट पर एक व्यक्ति कुछ बहुत अजीब सी दिखने वाली चीज खा रहा है। कंडक्टर पीछे जाकर अकेला ही हंस रहा है। एक बच्चा एक बहुत डरावने से खिलौने से खेल रहा है। उसे ये सब देखकर बहुत अजीब लगा। अब बस चलते चलते बहुत देर हो गई। तब राकेश ने पीछे मुड़कर कंडक्टर से पूछा, अरे कंडक्टर साहब, ये बस क्लॉक टावर ही जा रही है ना? कंडक्टर पीछे खड़ा देखता रहा। राकेश ने सोचा, शहर तो केवल 10 किलोमीटर था और रास्ता भी इतना सुनसान नहीं है। ये कहाँ जा रहा है? उसने खड़े होकर कंडक्टर से पूछा, भाई मैंने पूछा कि ये बस क्लॉक टावर ही जा रही है ना? कोई जवाब नहीं मिला। राकेश बोलता है, क्या परेशानी है, बताते क्यों नहीं हो? फिर उसने
बस में बैठे हुए बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोला, अरे आप लोग क्यों नहीं बोलते इसे कुछ? देखिए कितना वीरान रास्ता है, यहाँ तो दूर दूर तक रोशनी भी नहीं दिख रही। कोई कुछ नहीं बोला। उसने फिर से कहा, बताओ ये बस क्लॉक टावर जा रही है या नहीं? कंडक्टर ने भारी आवाज में जवाब दिया, नहीं। ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? राकेश घबराकर सीट पर गिर गया और डर से रोने लगा। उसने एक एक करके बस में सब लोगों की तरफ देखा। सबकी आंखें खून की तरह लाल थीं और सब उसे ही देख रहे थे। कौन हो तुम? मुझे उतारो नीचे। उसने कहा, मुझे यहीं उतार दो, मुझे आगे नहीं जाना। उसने टिकट को देखा तो उसकी नजर तारीख पर गई। अरे ये टिकट तो 11 साल पुराना है, इस पर तो 2010 की तारीख है। फिर उसने पलटकर अखबार पढ़ रहे व्यक्ति की ओर देखा। वो बहुत डर गया, रोते रोते कहने लगा, मुझे आगे नहीं जाना। ड्राइवर बस रोको, प्लीज बस रोको। वो भागकर ड्राइवर के केबिन में गया। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा। राकेश ने देखा कि उसकी आंखें भी लाल हैं और चेहरे पर खून है। नहीं। राकेश डर से पूरी तरह कांप रहा था। उसने देखा कि बस एक खाई की तरफ बढ़ रही थी। अरे ये बस तो खाई की ओर जा रही है। कुछ करो प्लीज, कुछ करो प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस रोको। राकेश बोलता रहा, बस रोक दो, लेकिन बस नहीं रुकी। जब बस नहीं रुकी तब वो बस के दरवाजे पर जाकर खुद ही बस से बाहर कूद गया। गिरते ही वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने एक बूढ़े आदमी को अपने पास खड़े देखा। बेटा ठीक तो हो? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अंकल, मैं कल रात को एक बस में था और फिर। तब तक वृद्ध व्यक्ति बोल पड़े, अच्छा, तो तुम लाल रंग की बस में थे क्या, जो कहीं नहीं रुकती? जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। लाल रंग की बस थी। आप जानते हैं उसके बारे में? हाँ, यहाँ आसपास के लोग जानते हैं और कोई भी उस बस में नहीं बैठता। उसे मौत की बस कहते हैं। वो 11 साल पहले खाई में गिर गई थी और उसमें बैठे सभी लोग मर गए थे। वो बस हर रात इस रास्ते से गुजरती है और उस दुर्घटना को दोहराती है। तुम बहुत नसीब वाले हो कि बच गए बेटा, वरना इस बस में बैठकर आज तक कोई जिंदा नहीं बचा है। तुम्हारा घर कहाँ है? आओ तुम्हें छोड़कर आता हूँ। राकेश उस बूढ़े आदमी के स्कूटर पर बैठकर वहां से निकल गया।